ज़्यादा उम्र के लोग जो आए हुए हैं उनके लिए जो मेरे पेरेंट्स थे, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस जो हम मना रहे हैं, ये सबको पता होगा कि हमारा संविधान है। और अभी हमारे वकील साहब ने बताया कि 5 देशों का मिला हुआ, मर्ज किया हुआ ये संविधान है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम स्वराज की भावना लेके जो भारत में उतरे हैं, ये पहले गांधी जी ला चुके हैं। हालांकि उसमें एक पर्टिकुलर पार्टी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था और एक मुख्य नेता ने ये कहा कि भाई इस पे बहस भी कराना बेवकूफ़ है, ये बेकार है। और कुछ ऐसे प्रश्न हैं कि जब देश आज़ाद होता है, अर्धरात्रि में आज़ाद किया जाता है और जो मुख्य राष्ट्रपिता है वो वहाँ मौजूद नहीं होता, तो ये दहकते हुए प्रश्न है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि स्वराज की भावना या हमारे केजरीवाल साहब या हमारी आम आदमी पार्टी जिस राज को लेके बात करती है वो कोई आज का नहीं है, हम कोई नई बात नहीं कहें। मैं इसके संदर्भ में आपको बस एक बात कहना चाहूँ कि हमारे यहाँ एक चीज़ है रामायण। आप लोगों ने सबने उसका अध्ययन किया होगा। मैं आपसे कहूँगा अगर आपको स्वराज जानना है तो आप कुछ मत करिए, आपको कुंभकर्ण रामायण में एक जो है संवाद मिल जाएगा प्रभु राम का और महामात्य का। महामात्य उस वक्त प्रधानमंत्री को कहा करते थे। मैं छोटा सा संवाद जो है आपको बता के अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। प्रभु राम जो है वो अयोध्या से निकल रहे हैं और निकलते वक्त जो उनका महामात्य है वो प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, आप तो 13 वर्ष की आयु से पूरे राज्य में भ्रमण करते हैं, दशरथ तो पहले से ही बीमार है और आपको जनता जो है सब हिताती है, आपको जनता आपको चाहती है कि आप राजा बने। और अगर रही बात कैकई की, तो कैकई ने जो वचन उनसे लिया था वो हम तोड़ देंगे और ऋषि मुनि उसका प्रायश्चित करवा लेंगे, उसका हमारे पास इंतजाम है। आप एक काम करिए, राजा बन जाइए और राजा बनने के बाद हम जो है जनता आपको सपोर्ट कर देगी। तब राम ने महामात्य से कहा कि राजनीति, जैसे हम अब कभी भी वर्ड यूज करते हैं राजनीति, तो हमें ऐसा लगता है गंदा आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम गंदे हो गए। राजनीति का मतलब राज करिए नीति के साथ, नीति। तो उन्होंने, राम ने कहा कि भाई देखो ऐसा नहीं है, तुम्हारी बात अपनी जगह सही है, मगर मुझे इस संसार में भेजा गया है और केवल ऐसा नहीं है कि मैं इस राज्य को ही देखता हूँ, इस राज्य के परिसीमन में आने वाले वनों में जितने भी ऋषि मुनि हैं वो बहुत परेशान हैं। आप लोग टीवी पे देखते होंगे कि उन्होंने जी वो 2 सींग वाला राक्षस था, बाण मारा और उड़ गया, ऐसा नहीं था। उन्होंने इतनी मेहनत की थी, जो उनका 14 वर्ष का वनवास था वो कोई मजाक नहीं था। उन्होंने कहा कि देखो ऋषि मुनि आते हैं और वो यज्ञ करते हैं तो राक्षस उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, मुझे उनका संहार करना है, मैं तो एक निमित्त हूँ, मैं तो एक निमित्त हूँ। ठीक इसी प्रकार हम भी सब लोग एक मात्र निमित्त हैं, हमें निमित्त बनाया गया है। आप ये ना सोचें कि हमारे द्वारा ही ये होगा, हम तो निमित्त हैं। तो प्रभु राम कहते हैं कि हम तो केवल निमित्त हैं और राज जो है वो नीति से होता है। अगर जितना अधिकार तुम्हारा मेरे ऊपर है उतना ही अधिकार उन वन में बैठे हुए ऋषि मुनियों का भी है, उनकी सुरक्षा की गारंटी मेरा कर्तव्य है। ऐसा कहते हुए वो वन की तरफ बढ़ते हैं। फिर लोग कहते हैं वानर जाति, कहते हैं हनुमान जी थे, उनकी पूंछ थी, ये बंदर, ऐसा नहीं था। वानर एक जाति थी। उन्होंने क्या करा, अब देखिए वो पूरे वन में कैसे सब चीज़ों को बदल रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। कि जैसे उन्होंने पहले एक जाति उठाई, उस जाति में उन्होंने जनता से पूछा कि भाई ये बताओ कि ये तुम्हारा जो कबीले का पूरा जो राजा है ये क्या करता है। तो जनता बोली साहब ये तो कुछ करता ही नहीं, ये तो वंशवाद चला आ रहा है, पहले इसके पापा राजा थे अब ये राजा हो गया। बोले तो मैं इसको खत्म करूंगा, इसको खत्म करूंगा। उन्होंने उस पूरी जनता को क्षत्रियों की विद्या सिखाई और उसमें जो सबसे निपुण था उसको एक तरफ बैठाया। फिर जनता से पूछा बताइए इनको राजा बनाए, बोले यस। बोले भाई तुम उतरो, पहले वाले राजस का तुम उतरो, तुम वहां बैठो। अब क्या हुआ कि सारे सैनिक, राजा भी सैनिक है, उसके अंदर कुशलता भी है। ऐसा करते करते उन्होंने सब कबीलों के संग यही करा। ठीक इसमें आप देखते होंगे कि बाली का वर्णन है। ऐसे ही करके फिर हनुमान जी से उनकी मुलाकात होती है और जब वो रावण पे चढ़ाई करते हैं तो वही राजा जो छोटे छोटे थे वो सब मिलके एक सेना बना लेते हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो यही हमारा स्वराज है। हम भी यही बात कह रहे हैं कि ऐसे नेता जो वंशवाद से चले आ रहे हैं या जो मंत्री बन चुके हैं हटना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। हम अगर बरेली में देखें तो हम ये सोचते हैं सबसे कम नालायक कौन सा है ना, सबसे कम नालायक कौन सा। नहीं तो मेरी समझ से परे है कि जिस शहर में, जिस लोकसभा क्षेत्र में
केंद्रीय पेट्रोलियम गैस राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त मंत्री रहता हो और वहां के अगर सारे उद्योग बंद हो जाएं तो लानत है ऐसी सरकार पर, लानत है ऐसे सिस्टम पर। सही बात। अरे आप दूसरा उद्योग लगा तो नहीं सके और आपने जो था वो भी खत्म कर दिया। ऑक्सफोर्ड के नक्शे में अगर आप अभी जाओगे, कोई भी अगर व्यक्ति आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा हो तो आप देखना कि जब एशिया का बात आती है और उसमें आप जब देखते हो कि आईएएस में मेन में क्वेश्चन आता है, तो उसमें जैसे उन्होंने पूछा कि भी बरेली कहाँ पे है, तो आप उसे दिखाओगे बरेली कहाँ पे है, तो उसके नीचे 5 उसके ये लिखना पड़ता है कि 5 ऐसी चीज़ें लिखिए जो उससे रिलेटेड हो। तो जब आप ऑक्सफोर्ड में जाओगे नक्शे में, तो उसमें देखोगे एटलस में कि वहाँ पे जब बरेली का नाम आता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि यह बरेली, इसके अंदर एशिया की सबसे बड़ी रबड़ फैक्ट्री स्थापित है। शर्म वाली बात है। तो ये स्वराज कहीं और से हम नहीं ला रहे, हमारे अपने ग्रंथ हमें ये सिखाते हैं, हमें ये बताते हैं, मगर हमने उन्हें पढ़ना छोड़ दिया। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने बाइबल को पढ़ना छोड़ दिया। हम तो सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ गए जो बाहर से चैनल को दिखाया जा रहा है। मैं आप सब लोगों को एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए लोग कहते हैं माइक्रोवेव इस्तेमाल करो, फलाना करो, ढमका करो, फ्रिज करो, ये करो। मेरी बात आप ध्यान से समझना कि टेक्नोलॉजी हमेशा लोकल होती है और साइंस हमेशा यूनिवर्सल होती है। हिंदी में समझिए कि जो टेक्नोलॉजी है वो स्थानीय है और जो साइंस है वो सर्वत्र है, यथावत है। मगर टेक्नोलॉजी, इसका मतलब ये है कि अगर जापान की टेक्नोलॉजी वहां के हिसाब से है तो जरूरी नहीं कि वो यहाँ भी फायदा दे। समझिए मेरी बात को। तो जो मीडिया जापान में चल रहा है, जो मीडिया अमेरिका में चल रहा है, वो जरूरी नहीं कि भारत की संस्कृति को भी उठाए। हमें अपने हिसाब से, अपने नॉर्म्स के हिसाब से वो मीडिया को कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा। अब आज आप लोग नाटक देखते होंगे, सबसे ज्यादा अगर किसी का बेकार दुष्प्रचार हो रहा है तो हमारी माताओं बहनों का हो रहा है। उनके आप देखिए, वो उसके खिलाफ योजना बना रही है, बुआ उसके खिलाफ योजना बना रही है, माँ उसके खिलाफ योजना बना रही है, बहू उसके खिलाफ योजना बना रही है। एटलीस्ट बदनाम कौन हो रहा है? महिलाओं के रिश्ते, महिलाएं बदनाम हो रही हैं। और अगर आप देखेंगे तो जो ये नाटक बनाता है कपूर जी, वो स्क्रिप्ट कहाँ से लिखते हैं? वो स्क्रिप्ट अमेरिका से आती है। तो मेरे भाइयों, पहली बात कि आप अगर स्वराज लाना चाहते हो तो केवल सैद्धांतिक रूप पे नहीं। मेरा एक काम, आप सीधी समझ बात रखो कि एक चप्पल खरीद लो जिसकी की एड़ी इतनी हो, समझ लेना मेरी बात, और 3 महीने के अंदर ऐसी 3 चप्पलें गायब हो जानी चाहिए नीचे से। अगर वो हो गई गायब तो समझ लो तुमने मेहनत करी। और दूसरी एक बात आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि आप जिस चुनाव क्षेत्र में जावें, जिस चुनाव क्षेत्र में, वहाँ एक काम कर लो, हर किसान से, हर आम आदमी से ये बात कहना कि देखो, चाहे हमारा नेता आए, चाहे किसी और पार्टी का आए, ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम किसको चुनो। तो जब भी कोई आए तो फिर से उसे नेता मत बनने देना। तुम कहना कि तुमको जो भी कहना है, पहले हमारी समस्याएं सुनो और तुमको जो भी करना है एक स्टाम्प पेपर पे लिख दो। अरे भाई, अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो क्या दिक्कत है, और साइन कर दो। अगर साइन करने नहीं आते तो अंगूठा लगा दो, सिंपल है। अब वो अपने पास रख लेना जिससे कि बाद में तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके। तो भाइयों और बहनों और मेरी माताओं, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, अब आप ये मत समझ लेना ये नेता हो गया। समस्या यहीं पे है कि मैंने जरा सा थोड़ा बोला, बोले ये अच्छा बोलता है, नेता अच्छा बनेगा। ये नेता जैसी चीज खत्म करो। ऐसा ना हो कि नीचे जाके आप मेरी पीठ थपथपा बोले बहुत अच्छा बोला। अरे भैया क्या बोला? अगर आज सब कुछ सही होता तो मुझे क्यों ऐसा बोलना पड़ता? अरे मैं अपना केबिन में एसी में बैठ के मजे से अपनी डॉक्टरी कर रहा होता। धन्यवाद। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा और बाकी जो है शशांक भाई हमारे जो भी आगे करें। भारत माता की जय।